जय हिंद। सबसे पहले मेरे देश को और मेरे देश के सभी युवा साथियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपसे भारत के उस भाग की बात बताने जा रहा हूँ, आज उस जगह की बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस जगह के बारे में जहाँ पे चाणक्य जैसे महापुरुष ने जन्म लेकर पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया। जिस जगह ने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, जहाँ पे गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन छेड़ा, जो विद्वानों की धरती कही जाती है, जहाँ के लोगों ने आज़ादी में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज मैं उस बिहार के बाढ़ के और बहुत सारे दुखों के आ जाने के कारण उस पे उसकी बहार से उसके पहाड़ जो उस पे टूट रहा है उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये वीडियो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोगों के लिए ही है, ये वीडियो पूरे भारत के लोगों के लिए है, ये वीडियो पूरी भारत के हर समाज के लिए है, क्योंकि ये वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा मेरे दोस्त। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ खास बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल बिहार को बाढ़ की मार को झेलना पड़ता है। कई जानवर मर जाते हैं, कितने लोग लापता हो जाते हैं, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोग खाने के बिना मर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे मेरे दोस्त कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? किसानों के धान की फसल के साथ बहुत सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। बेचारा कर्ज लेके एक तो धान की फसल करता है और ये पानी आकर उसके धान को, उसके फसल को बर्बाद करके चला जाता है और उसके साथ उसकी सारी उम्मीदों को भी बहा के ले जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे मेरे दोस्त कि उन किसानों के आत्महत्या और किसानों की मजबूरी का जिम्मेदार कौन है? बाढ़ के आ जाने के कारण अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होता है तो वो है स्टूडेंट्स। उनको पढ़ने में और पढ़ाई करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। जो लेबर तबके के लोग हैं उनको खाने में दिक्कतें होती है। जो मरीज हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे बिहार के और मेरे देश के बुद्धिजीवियों कि लोगों की इन मजबूरियों का जिम्मेदार कौन है? नहीं बता पाएंगे आप लोग मेरे दोस्त। ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं, ये समस्या पूरे देश की है। आप दुखों के समय में अपने ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे नेता को ढूंढते हो जो आपके लिए भलाई का काम करे, जबकि अन्य दिनों आप वैसे नेता को अपने लिए चुनते हो जो कि आपकी जाति का हो, आपकी क्षेत्र से बिलोंग करता हो। सबसे पहले ये चीज करना बंद कर दीजिए। आप ये देखिए कि वैसे नेता या वैसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आप सभी के बीच भाईचारा लाए, जो जाति धर्म को भूल के आप सभी के साथ एकता जैसा व्यवहार करे। तभी आप बाढ़ क्या देश की हर समस्याओं को निदान कर पाएंगे। आपको बता दूं मेरे दोस्त, बिहार के और देश के सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि खाली यूपीएससी और सरकारी नौकरी के करने के चक्कर में अपने समय को बर्बाद मत करो। अपने राज्य को विकास के बारे में भी सोचो, अपने राज्य की समस्याओं के बारे में भी सोचो, क्योंकि मेरे दोस्त आपदाओं को अवसर में बदल सिर्फ देश के युवा सकते हैं और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कर सकते हो। लेकिन जरूरत है तो आप लोगों को पुनः बोलना चाहूंगा, जरूरत है तो एक संकल्प की मेरे दोस्त। अगर आप लोगों ने चाह लिया तो इस देश में एक नई क्रांति का युग आ सकता है। अगर आप लोगों ने चाह लिया तो ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। अगर आपने ये चाह लिया तो इस देश में एक भी भूखा नहीं सोएगा। अगर आपने चाह लिया तो इस देश में एक भी गरीब आपके घर से बेघर नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा। आपको बता दूं बिहार के बारे में कुछ खास बात। यहाँ की एक नालंदा विश्वविद्यालय है जिसका हिस्ट्री इतना पुराना है कि यहाँ पे लोग हायर स्टडी करने को आते थे। ना कि इंडिया के लोग, बल्कि कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। ये भगवान महावीर की जन्मभूमि है और गौतम बुद्ध ने यहाँ बोध गया में शिक्षा ली थी। मैं आगे आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त कि ये धरती ने बहुत सारी सुरमाओं को जन्म दिया। इन्होंने वीर कुंवर सिंह की जैसे वीरों को जन्म दिया। ये बहुत सारे वीरों की धरती कही जाती है। यहाँ पे सबसे पहले दरभंगा महाराज ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन आज उस बिहार की बहार खत्म हो गई है और उस बिहार पे रोज कुछ ना कुछ बहार के बदले उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्त, ये कब तक चलेगा? बिहार को बाढ़ की मार को झेलना इसलिए पड़ता है मेरे दोस्त क्योंकि बिहार के उत्तर में नेपाल है, जहाँ पे हिमालय से बहती हुई बहुत सारी नदियां बिहार में आती है। बिहार की शोक कोसी नदी जिसे कहा जाता है, उसके आ जाने के, उसके अंदर बाढ़ आ जाने के कारण बिहार के बहुत सारे जिले प्रभावित होती है। ना कि कोसी, और भी बहुत सारी नदी है, महानंदा, कमला, बलान, बहुत सारी बागमती, जिसके कारण बिहार के बहुत सारे जिले प्रभावित होते हैं, जिसके कारण बिहार का विकास आधा पूरी तरह से ठप हो जाता है। मैं आपको बिहार को बाढ़ से बचाने के कुछ उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बताने जा रहा हूं मैं आपको
कि नदी नाला और तालाबों का उड़ाहीकरण होना चाहिए, क्योंकि इन सभी जगहों पर कचरा से भरा पड़ा हुआ है, जिससे कि नदियों और मिट्टी की गहराई और तालाबों की गहराई बिल्कुल ही कम हो गई है मेरे दोस्त। अगर मान लीजिए 10 लीटर की आपके पास एक बाल्टी है और उसमें अगर आप 6 लीटर पे एक पेंदी लगा दोगे तो उसमें कितना पानी स्टोर होगा? 4 लीटर। बाकी उसके बाद जो पानी होगा वो क्या नीचे फेंक देगा। तो जो नदियों की गहराई है, जो तालाबों की गहराई है, उसका उड़ाहीकरण होना चाहिए, जिससे कि बाढ़ की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। आपको बता दूं, एक नहर परियोजना आई थी देश में, जिसके अंतर्गत बहुत सारी गांव में नहर को खोदा गया, जिससे ये बेनिफिट हुआ कि वो नहरों का यूज सिंचाई के काम में यूज होने लगा। इस काम को पूरी तरह जांच और देखभाल किया जाए और नहरों को जहाँ पे चालू नहीं है वहाँ पे चालू किया जाए, क्योंकि इससे बाढ़ नियंत्रण भी होगा और सिंचाई की काम भी आसानी से हो सकेगा। नदी पे बांध तो बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पुलियों का निर्माण नहीं हुआ है। पुलिया का निर्माण होना चाहिए, जिससे पानी की निकासी हो सके, और फाटक बनाया जाए जहां जरूरी हो वहां पानी को छोड़ा जा सके, ताकि बांध पे जो वाटरवेज है उस पे लोड कम पड़ सके। या नहीं तो नेपाल के सीमा पे एक तगड़ा डैम बनाया जाए, वहां से उतना पानी छोड़े जितना पास हो सके। आपको बता दूं, गंगा नदी जो कि पटना में भी है और बिहार के बहुत सारे जिलों में है, लेकिन खासकर पटना की बात बता रहा हूं कि अप्रैल के और मई के महीनों में भी वहां पे नाव चलती थी। लेकिन अगर अभी अप्रैल और मई महीने में 1 महीने बारिश ना हो तो इस पार से उस पार तक सूखा में डायरेक्ट ही पैदल जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नदी की गहराई कम हो गई है। वो टाइम पे जब नाव चलती थी तो बांस के और नदी में डालने पे भी उसकी गहराई का पता नहीं चलता था, लेकिन आज वो उसकी जलस्तर जो पूरा नदी का सिस्टम है वो पूरा अंदर से भर चुका है, लेवल में आ गया। तो पानी अगर आएगा तो शहर में ही घुसेगा ना। दूसरी चीज, लोगों को जो अपने खेतों में मिट्टी काटते हैं घर बनाने के लिए, उनको नदियों से काटा जाए ताकि नदी गहरा हो और वहां पानी स्टोर हो सके। तो इन चीजों को अगर अमल किया जाए तो बहुत बेनिफिट होगा बिहार के लोगों के लिए। और दूसरी चीज, बिहार में जो बाढ़ आता है सबसे बड़ा रीजन है कि ये बाढ़ को जो है एक समझिए भ्रष्टाचार के रूप में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बाढ़ में जितना भी खर्चा होता है उसका कोई अकाउंट नहीं बनता, उसका कुछ बनता नहीं है। वो आपको फंड जो भी आते हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, कुछ भी आपको शो नहीं करना पड़ता है। तो ये बाढ़ की समस्या में 200 करोड़ 500 करोड़ अगर आपके ऊपर खर्च भी होता है तो आपको पता नहीं चलता है और आपको झूठ का बता दिया जाता है कि इतना खर्च होता है, इतना खर्च होता है, जिसके कारण भी बिहार में बाढ़ को और बाढ़ की समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आई होप मेरे दोस्त कि आप लोग को वीडियो पसंद आई, तो इसी तरह अपना प्यार और व्यवहार बनाए रखिए और सभी लोग एक साथ मिलके भाईचारा जैसा प्रेम बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।